अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह आपके इल्म में है कि हम क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो सॉल्यूशन उसका आपके साथ शेयर करना शुरू किया है। आज हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 17.3 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ लॉज थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ उन लॉज के बगैर आपका 17.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो जनरल करना है। ठीक है, क्योंकि एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक और एक होता है हमारे पास जनरल। जनरल में क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज या सेट गिवन नहीं होते, या कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हमें वैल्यूज या वो यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता, वो हर एक के लिए होता है। तो उसके अंदर हमारे इन लॉज का और इन कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपके साथ ये शेयर किया जाए ताकि आपका फ़ायदा हो। देखें, आप स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस दूंगा। देखें, आप अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी आप इस वक्त 10th क्लास में हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल में जाना है, मैथ से हमें पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा मैथ आपका कभी भी जान नहीं छोड़ेगी। मैं तो बल्कि मजाक करता हूँ कि हिसाब किताब तो आपका क़यामत वाले दिन भी होना है, कब्र में भी होना है। तो इसलिए हिसाब किताब से घबराना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। इंसान को किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कूद पड़ना चाहिए और उसके साथ में उससे मुकाबला करना चाहिए। और मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसके साथ मुकाबला करना सीख जाएंगे तो वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग साइड जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई डिप्लोमा साइड जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैथमेटिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ें, किसी भी क्वेश्चन को, किसी एक्सरसाइज को स्किप ना करें कि ये एक्सरसाइज हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, ये एक्सरसाइज हमारे टीचर नहीं करवाएंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा, हमारे चैनल का विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैं एक्सरसाइज से अलावा, मेरी एक्सरसाइज पर एक वीडियो होती है, उसके अलावा 5-6 वीडियोस तो मेरी सिर्फ टॉपिक्स पर हो जाती हैं, क्योंकि मेरा यही ज्यादातर रुझान है कि भाई ज्यादा आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे। टॉपिक समझ में आ जाएंगे, आप सिंटैक्स बुक होगी वो भी सॉल्व कर लेंगे, आप पंजाब की बुक होगी वो भी सॉल्व कर लेंगे, केपीके की होगी वो भी सॉल्व कर लेंगे, ऑक्सफोर्ड वाला होगी वो भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब हमारा सारा फोकस जो है वो हमारा सिर्फ एक्सरसाइजों पर रहेगा तो फिर हम क्या है कि हम कहेंगे बस हमें सिंटैक्स बुक दो, वो हमें याद है, उसके आंसर्स भी हमें याद है, बाकी टॉपिक का हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये मेरी बात अपने जहन में रखें कि आपको टॉपिक्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। और मैं आपको ये बात, ये इस बुक की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं। वो इसलिए ज्यादा दिए हैं कि एक लिहाज से तो बर्डन है, बर्डन बिल्कुल, लेकिन कम से कम एक दफा तो बंदे को एक एक सवाल को, हर एक सवाल को करना चाहिए ना। क्योंकि देखें, अब मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, अब टीचर को भी नहीं पता चलेगा देखने से इस सवाल के अंदर आया इसके दरमियान कौन सी लॉजिक है या कहां पर जाके इसमें क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि देख एक कम से कम एक दफा करने के बाद मुझे पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर ये लॉजिक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन आ रही है जो बाकियों में नहीं थी। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, हर एक टॉपिक को डिस्कस करना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मजीद आपका टाइम ज़ाया किए बगैर, मजीद आपको ज़्यादा नसीहतें किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज के। तो अब टॉपिक पर जाने से पहले की तरह वही बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। ये आपका और हमारा आपस में रहने का एक अंदाज है, एक तरीका है कि सब्सक्राइबर होंगे तो हमारा और आपका आपस में इंटरेक्शन रहेगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, सम इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यानी ये कुछ लॉज हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इन लॉज से रिलेटेड और ये जो ऑपरेशन हैं सेट पर उसके बारे में है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या है? सबसे पहले आप देखें, फॉर एनी सेट ए, आपके पास कोई भी सेट ए है, लेट ले लें, कोई भी ले लें, कोई सिंगलटन सेट ले लें, कोई बहुत बड़ा सेट ले लें, ठीक है, तो उसके हिसाब से हैं। अब ये देखें आप, सबसे पहला ये है। अच्छा, अब इन लॉज को आप सोच रहे होंगे कौन इनको याद करे। कुछ इनमें से हैं जो याद करने वाले हैं, कुछ इनमें से हैं जो यानी बिल्कुल आसान है, आपने हिंट से ही समझ जाना। यानी एक दफा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो वो आपको फौरन से पहले वो चीज दिमाग में आ जाएगी कि आया इसके पीछे कौन सी लॉजिक चल रही है। तो फर्स्ट देखें आप, आसान सा है बिल्कुल, ए यूनियन नल सेट इक्वल टू ए। अब आप जरा देखें ये किस तरह, आपने कोई भी सेट लिया, उसका यूनियन करें नल के साथ, तो वापस वही सेम सेट जो आपने लिया होगा वो आ जाएगा,
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाह रहा क्योंकि टाइम भी ज़ाया होगा और मतलब कि आसान सी बात है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी सेट लें उसका यूनियन करें नल के साथ, आपको वापस वही सेट मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप ए सेट है, ए आपके पास कोई भी सेट है, उसका आप यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ। किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। आपने एक बात यानी हमने ऑपरेशंस भी सॉल्व किए हैं कुछ 7.2 के अंदर, तो आपने ये देखा होगा कि जब हम यूनियन करते हैं दो सेट्स का, तो जो हमारे पास यूनियन यानी ए यूनियन बी का जवाब आता है या बी यूनियन सी का जवाब आता है, वो हमारे पास बशर्त ये कि ए और बी दोनों यानी कि वो इक्वल सेट ना हो, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा उन दोनों से बड़ा होता है, यानी वो उन दोनों का सुपर सेट होता है। ठीक है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप देखें, जब ए का मैं यूनियन करूंगा यूनिवर्सल सेट के साथ, और ये बात यूनिवर्सल सेट की मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि यूनिवर्सल सेट तभी होगा अगर उसके अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब उसके सबसेट हों। तो जब ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा तो वापस रिमेनिंग यूनियन में यू ही आएगा। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जब एक कोई भी सेट ए है उसका आप यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वापस आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, यानी यहां पर आपने नल सेट रखा था, यहां पर आपने यूनिवर्सल सेट रखा था। अब यहां ये दो यूनियन के ऑपरेशंस पर थे, आइडेंटिटी लॉज, और ये हैं आपके पास इंटरसेक्शन पर। अब देखें, अब जब ए इंटरसेक्शन यू, तो वापस आपके पास क्या आया? ए आया। ए कैसे आया? क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, और ए जो है ये सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन यू, तो वापस आपके पास ए आएगा। अब इसकी मिसाल आप किस तरह देखेंगे? देखें, अगर मैं आपके पास ए ले रहा हूं 1 3, यू में आपके पास ले रहा हूं 1 2 3 4 5, तो जब मैं ए इंटरसेक्शन यू करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1, 3, यानी कि वापस वही मेरे पास ए आ गया। तो क्या बात समझ में आई कि जब अब हम यहां पर क्या कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो तो हमें पता है कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उसके अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट हैं उसके सबसेट्स हैं। तो यानी ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब भी किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस वही सेट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको यूनिवर्सल सेट बनाया होगा तभी, अगर आप इसको यू को जस्ट नेम दे रहे हैं तो फिर नहीं, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। अगर आप इसको यूनिवर्सल का दर्जा ही नहीं दे रहे, आप इसको यूनिवर्सल समझ ही नहीं रहे, यानी ये दोनों के दोनों आपस में आप डिसजॉइंट सेट कर लें और फिर आप कहेंगे ये सेट नहीं आ रहा, तो ये ऐसी बात नहीं है। यानी यहां पर जो बात हो रही है ये यू से मुराद यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन नल सेट, अब ये देखें आप कि आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं नल सेट के साथ, जिस तरह हमने यहां यूनियन किया था इंटरसेक्शन के साथ, यूनियन किया था नल सेट के साथ, यहां पर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं नल के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? नल सेट आ रहा है। ये भी आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें ए में समथिंग कुछ ना कुछ है। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। एक खाली सेट, एक आपके पास खाली प्लेट है, एक प्लेट में कुछ ना कुछ है, क्या उन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा सेम? हम कहेंगे कुछ भी सेम नहीं, नल सेट आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारे पास होगी। ये चार जो है ये आइडेंटिटी लॉज हैं जो आपने समझे। क्या समझा? कि अगर हम ए यूनियन करेंगे नल सेट के साथ तो हमारे पास ए आएगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन नल के साथ करेंगे, ए इंटरसेक्शन जो है वो नल के साथ करेंगे तो नल आएगा, अगर हम ए यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारे पास यूनिवर्सल आएगा, और जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास वापस वो ए सेट आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूं कि ये आइडेंटिटी लॉज के चार थे सब टॉपिक्स या सब इक्वेशंस जो थी आपके पास, इक्वेशन समझ लें, लॉज समझ लें आप इन्हें, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉज। ठीक है। अब इसमें क्या है ये भी आप जरा देखें कि ए यूनियन ए, वापस ए सेट आ जाएगा, यानी जब ए और ए कोई भी दो सेट जो हैं वो दोनों का आप यूनियन लेंगे वापस वही सेट आ जाएगा। ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है। दोनों यानी कि सेम सेट्स का आप यूनियन लेंगे तो सेम वही सेट आ जाएगा, सेम सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी वही आ जाएगा। अब अच्छा, ये क्वेश्चन आते किस तरह है? अब जाहिर सी बात है जो यानी कि ऑथर्स हैं तो उन्होंने बुक में कोई चीज फजूल तो नहीं दी, आया ये चीज है, तो फिर हमारे पास क्या होता है जब ये एमसीक्यूज में आता है हम कहते हैं ये एमसीक्यूज हमने किए ही नहीं, हमें टीचर ने करवाया ही नहीं, ये हमारी बुक में नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था, और हम हर जो दिल में आता है हम कह बैठते हैं। लेकिन इतना नहीं हम देखते कि भी आया ये टॉपिक जो है ये हमारी बुक में, जरा एक दफा किताब खोलकर तो देखें, जरूर होगा यकीनन। किताब पेपर बनाने वाले कोई भी चीज बाहर से नहीं देते, वो बुक के अंदर से ही देते हैं। ठीक है। तो
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये चीज आ जाए और आपके सामने पूछा जाए बताएं ये लॉज कौन से हैं, तो आपके पास इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, ये हमारे पास लॉ कौन सा है। इंशाल्लाह जब मैं आपके साथ 17.3 का लास्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा तो आपको जरूर इन चीजों की समझ आ जाएगी कि ये मैंने उस टाइम क्यों करवाए थे। ठीक है, वैसे ये तमाम चीजें जो हैं पहले मैं भी फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक तक नहीं करवाया करता था स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी बुक का हिस्सा ही नहीं था। ये तमाम चीजें मैं फर्स्ट ईयर वालों को करवाया करता था जब उनका फर्स्ट चैप्टर जो था सेट्स था, क्योंकि उनमें ये चीजें थी। लेकिन अब वही तमाम चीजें हमारे पास मैट्रिक क्लास में आ गई, तो यकीनन हमें अभी भी सॉल्व करवानी है और समझानी है स्टूडेंट्स को। अब हमारे पास थर्ड है लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लॉज। ठीक है, ये जरा समझें और ये याद करने वाले हैं। जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मेरे पास वापस यू आएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कैसे, जरा समझने की कोशिश करें। मेरे पास सेट है ए, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो जब u माइनस ए करेंगे जो मेरे पास सेट होगा वो ना मेरे पास u होगा ना मेरे पास a होगा, क्योंकि u में से जब a निकल जाएगा तो u की वो जो u वाला सेट था वो भी पूरा नहीं रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ खाली हो जाएगा। ठीक है, और जो a है a भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब जब हमने a कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास एक नया सेट आ गया। जब हमने उस नया सेट का फिर दोबारा यूनियन किया a के साथ, हमने दोबारा क्या लिया ए के साथ, यानी अब आपने यहाँ पे ये चीज समझी कि जो चीज हम पहले निकाल रहे थे वापस हम वही चीज दोबारा उसका यूनियन ले रहे हैं, तो फिर क्या आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी मिसाल से ही आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल दे दूं, क्योंकि एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है। अब आप देखें ए आपके पास है 1, यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3। ठीक है, ये आपके पास है दो सेट्स हैं। अब जब मैं a का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, गौर से देखिएगा, a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए में, अब a के कॉम्प्लीमेंट में से यानी a सेट जो है यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो u में से जब मैं a निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, जस्ट 2,3 बचेंगे। ठीक है, 2,3। अब जब मैंने a कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास क्या जवाब आया कॉम्प्लीमेंट का, 2,3। अब जब मैं दोबारा उसको यूनियन के साथ यूनियन करूंगा a के साथ, वापस उस सेट के साथ यूनियन कर दूंगा, यानी एक किस्म के उसके साथ सुलह करवा दूंगा, a कॉम्प्लीमेंट a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, यूनियन 2,3 हो जाएगा। तो क्या हुआ आपके पास वापस 1 2,3, यानी कि वापस आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखें ए कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट जब लूंगा तो यू में से समझो ए चला गया, जब ए चला गया वापस मैंने ए के साथ यूनियन लिया उसका, तो इसका मतलब यू में वापस वही सेम यू हो गया। तो ये अगर आप बगैर सॉल्व किए बगैर एग्जांपल किए देखेंगे तो फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा, और समझने की जरूर आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मैं वैसे भी आपको समझा रहा हूं ताकि आप याद रखें, और इस तरीके से भी आपको एग्जांपल्स के जरिए समझा रहा हूं ताकि ये भी आपको भूले नहीं। अब सेम वही चीज है, जो लेफ्ट साइड यहाँ है वही लेफ्ट साइड यहाँ है, फर्क किस चीज का, जस्ट ऑपरेशंस का है। और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास नल सेट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक हमारे पास मैट्रिक में था, फर्स्ट ईयर में था, प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास जिस तरह आइडेंटिटी और इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स में, वैसे ही सेट में भी थी। तो अगर आपकी बुक में वो हुई मैंने देखा नहीं, लेकिन एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्यूटेटिव तो हैं, वो मैंने नहीं देखी। अगर वो हुई तो वो भी जरूर शेयर करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर वही से बात की, जब ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, जब ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो समझो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट निकल गए। जब ए वाले निकल गए तो वापस मैं जब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करूंगा तो कोई चीज कॉमन होगी नहीं, कोई चीज उसमें कॉमन नहीं होगी, क्योंकि वो चीज जो आप उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो चीज पहले निकल चुकी है। कैसे, अब जरा मैं आपको फिर समझा दूं। ए हमारे पास 1 2 है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5। अब जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, काफी शॉर्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको असल चीज है सिर्फ ये स्टेटमेंट समझाना, ना कि आपको ये सारा प्रॉब्लम तो आपको पहले ही आता है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यू में से ए निकाल देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 4 5, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब जब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आप इंटरसेक्शन ए के साथ करें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे 3 4 5
इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या है 1 2। अब आपने जरा देखा कि जो चीज मैं पहले निकाल रहा हूं यूनिवर्सल में से, अब दोबारा मैं उसी का इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो इस सेट में से जब वो चीज निकल गई, अब दोबारा मैं उस चीज का इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो इसी तरह ये वाला है, और ये चीज ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर अगेन ट्रांसफॉर्म वापस वही जो मैट्रिक्स है वही आ जाता है। तो सेम वही बात है कि जब आप किसी कोई भी सेट है आपके पास, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस आपके पास वही सेट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको जरा दे ही दूं ताकि बात क्लियर हो जाए। अब मेरे पास ए क्या है 1, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2। अब मैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा u माइनस ए, तो u क्या है 1 2, ए क्या है हमारे पास 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं अगेन कॉम्प्लीमेंट इस सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लूंगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जिसका ले रहा हूं अब वो अंदर वाली सारी चीज यहाँ आएगी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 2 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2, तो वापस ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आया, इसमें से 2 चला गया तो आपके पास क्या आया 1 आया। तो क्या बात समझ में आई कि जब आप ये बस आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट 2 टाइम्स लिया जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया जाए उसका, तो आपके पास वही सेम सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब ये देखें u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नल सेट, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। u कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जब यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी यूनिवर्सल में से आपको यूनिवर्सल माइनस करना है तो नल सेट आएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखें, यानी आप जब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u आ रहा है, ये जरा देखें। अब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन यानी आपको यूनिवर्सल में से नल माइनस कर देना है, नल का डिफरेंस करना है, तो जब निकाल देंगे तो वापस आपके पास यूनिवर्सल आ जाएगा। यानी मैंने आपके पास 5 रुपए थे, आपसे कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, मैंने आपके पास ये कुछ भी मेरे, अब इसकी मिसाल में चले आपको समझा ही दूं। ए कॉम्प्लीमेंट का जब मैं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, u माइनस नल सेट इक्वल टू 1 2 3, ये मेरे पास समझो यूनिवर्सल सेट था, चलें यहाँ पे 3 ना ही भी लिखूँ, यही वाली उधर ले रहा हूँ, और यहाँ पर नल सेट, तो वापस जब कुछ भी नहीं निकला तो वापस आपके पास वही 1 2 आ जाएगा, यानी सेम आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास 4 थे या 5, तो ये आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज जो है ये आपके पास क्लास 7th या 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। बास बुक्स में क्लास 6 में भी ये टॉपिक आया हुआ है, अब मुझे वो याद नहीं है वो कौन से बुक्स हैं, लेकिन हैं सही जरूर, शायद वो ऑक्सफोर्ड की हैं या किसी और की हैं, लेकिन हैं सही। तो डी मॉर्गन्स लॉ की बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप मैट्रिक 9th क्लास की किसी भी बोर्ड की किसी भी प्रोविंस की बुक उठाएंगे, आपको डी मॉर्गन लॉ का जरूर एक दफा सामना करना पड़ेगा चैप्टर सेट जो है उसके अंदर। तो इसलिए इन दोनों इसको आप समझ लें, याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बला नहीं है आपके लिए जो आप कहेंगे डी मॉर्गन लॉ बहुत बड़ा है पता नहीं क्या है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास सेट्स दे दिए जाएंगे या आपको कहा जाएगा प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज, तो आपको ये स्टेटमेंट्स भी याद हो, आप अपनी मर्जी से सेट उठाएं, ए उठाएं, बी उठाएं और यूनिवर्सल सेट उठाएं, और आप उनके ऊपर यानी ये जो 2 लॉज हैं डी मॉर्गन के ये अप्लाई करें। अब याद करने का क्या तरीका है, हिंट दे देता हूं आपको कि जब आपने होल कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल का, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और अंदर यानी ऑपरेशन जो है वो यूनियन है, तो इसका जो राइट साइड है वो आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, और जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये समझो अलग अलग दोनों पे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, आपने देखना है भाई डी मॉर्गन लॉ की बात हो रही है, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन है या इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड जो है सेम इसी तरीके से, फर्स्ट में हमारे पास यूनियन है, सेकंड में हमारे पास इंटरसेक्शन है। यानी अगर मैं कहूं सी डी, मेरे पास सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा डी मॉर्गन्स लॉ है, तो सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है यूनियन, और यहाँ हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट। तो आज ये जो हमारा एक छोटा सा, एक आसान सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था ये हमने आपके साथ शेयर किया,
उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कुछ एक दो हैं जो समझता हूँ याद करने वाले हैं, वो आप याद करें। ज़्यादातर समझने वाले हैं और आपको देखते ही जवाब आ जाने चाहिए इनके, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं। बल्कि अगर आपका यानी आपके साथ फ्रेंड्स हों तो आपने क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की क्लास बुक उठानी है और उसकी 1.1 का शायद क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, 9 या 10 इस तरह को ब्लैंक्स हैं, तो वो ज़रूर आपने करनी है, ज़रूर करनी है। और उससे आपके अंदर यानी क्रिएटिविटी पैदा होगी कि आया मुझे अपने भी आते हैं और फर्स्ट ईयर वालों को भी ये क्वेश्चंस आते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर 17.3 आपके साथ मैंने शेयर की तो उसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझाऊंगा अगर टाइम बचा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि अभी बचपन से आप लोग ये कहते हैं यूनियन इंटरसेक्शन तो बच्चों वाली खेल है, ये हमें आना चाहिए, पेपर में भी इसके एक नहीं 10 सवाल आने चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। तो मैं समझता हूँ आसान भी है लेकिन आपको थोड़ी सी वो लॉजिकल भी होने चाहिए ताकि ये थोड़ी बहुत सोचने की जसारत भी पैदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा और जो न्यू मेंबर्स हैं हमारे चैनल पर या जो हमें देखने वाले हैं उन्होंने हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन नीचे आपको रेड सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करना नहीं भूलें। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड वीडियो भी हमारी आपके साथ बहुत जल्द शेयर होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।